कल के डेट में दो न्यूज ऐसी रही जो इंडिया के लिए थोड़ी सी टेंशन देने वाली है। नेगेटिविटी एक तो नागोर्नो कराबाख जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वाला जो कंसर्न है, वहाँ आर्मेनिया बुरी तरीके से डिफीट हुआ, जबकि इंडिया ने अपने वेपन वहाँ सप्लाई किए थे लेकिन उन वेपन का यूज ही नहीं किया जा सका। और दूसरा कि जो मालदीव का इलेक्शन है, तो मालदीव का इलेक्शन प्रो चाइना एंड प्रो इंडिया दो तरीके के वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है जो दोनों अलग अलग कंट्री को सपोर्ट करती हैं। और जो प्रो चाइना वाली कैंडिडेट है वो विक्ट्री उनकी हो गई और वो 17 नवंबर को ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसके बाद से इंडिया के लिए ये टेंशन वाला समय रहने वाला है। कई तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये बात बता रहे हैं कि चैलेंज इंडिया के लिए आएगा। अब आपके अपने अपने व्यू है। खैर, इसके बाद से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज भी किया। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो मालदीव है वो मालदीव में क्या सिचुएशन है, इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वर्ल्ड ऑर्डर पे जो जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो आपको जानने की जरूरत है। बहुत यूजफुल टॉपिक है। देखिए, जो वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, इस कहानी को में जाने से पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं। 1965 में जब सबसे पहले मालदीव आजाद होता है तो इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जो उसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत करती है। 72 में सीडीए लेवल पे एक मिशन एस्टेब्लिश किया जाता है और हाई कमीशन जो है वो 1980 में इंडिया के द्वारा वहाँ खोला जाता है। इसके बाद 2004 में मालदीव अपना फुल फ्लेज हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली में ओपन करता है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 थे, उसमें से एक इंडिया का भी था। इसके पहले 3 डेट्स जो है 3 ईयर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1988 कॉप असिस्टेंट वहाँ प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद 2004 में जब सुनामी आती है तो सबसे पहला इंडिया था जिसने उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी। और 2014 के अंदर जब वाटर क्राइसिस आता है तब भी इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, उसे प्रोटेक्ट किया। और 2020-21 में जब कोविड का टाइम था, पेंडेमिक की सिचुएशन हो रही थी, तो भी इंडिया ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया, पूरी हेल्प करी थी। क्योंकि जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं वो डिफीट हो रहे हैं, अराउंड 46% उनको वोट में मिला है और रिमेनिंग जो वोट है 54% के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इनके अपोजिट में जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद म्यूज उनको मिला हुआ है जो चाइना सपोर्टेड है। अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का जो रोल है अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो बदलेगा, जो बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट है वो चेंज होगा, यूएसए की जो डिप्लोमेसी है उसमें क्या चेंजेस होंगे, चाइना के जो थॉट प्रोसेस है वहाँ क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो पूरा इलेक्शन था ये इंडिया आउट करके ही लड़ा गया था, क्योंकि जो मोहम्मद सोली है वो इंडिया के बहुत खासम खास हैं, इंडिया से उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, वो चाहते हैं कि इंडिया से हमारे रिलेशन बेहतर बने रहे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट डाला, इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन्हें काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करी, काफ़ी सपोर्ट किया और चाइना से वो बचे रहे। लेकिन ये जो सरकार आएगी मोहम्मद म्यूज की, ये कंसर्न्स क्रिएट करने वाली है इंडिया के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी कैंपेन के बारे में बताया कि कैंपेन इंडिया और एंटी इंडिया कैंपेन का ही कॉन्सेप्ट रहा। इसके अंदर जो इशू क्रिएट किए गए, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात की गई, सोवरेनिटी को लेकर बात की गई और नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसीज को लेकर भी बात की गई कि मालदीव ने जो नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो इंडिया का वो इंडिया प्रो इंडिया हो गया, वो अपनी सोवरेनिटी को खो रहा है, इस तरीके की बातें वहाँ की गई। और चूंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है तो बहुत बड़ा तो कंसर्न एक तरीके की पॉलिटिकल प्रेशर आपके लिए हमेशा बना रहेगा, लेकिन फिर भी शासन सत्ता जिसके हाथ में होती है, मेन पावर वही होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाता है। अब देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं इस एरिया को, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जितनी बड़ी सुपर पावर है वर्ल्ड ऑर्डर की, सबके लिए, इंडिया के लिए भी है। रीजन क्या है? यहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। डियागो गार्सिया जो अमेरिका का बेस भी है, यहाँ काफी बड़ा बेस है और पूरे पैसिफिक को यहाँ से वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इंडियन ओशन के साइड में भी है और यहाँ से दोनों वो एरिया वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। मालदीव से थोड़ा सा बस आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन
इंडो पैसिफिक जो है वो केवल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि डियागो गार्सिया है, यहाँ दो मेजर पावर का कन्फ्लिक्ट बहुत लार्ज लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। जो इस समय जो कन्फ्रंटेशंस ओपन हो रही हैं वो एक चाइना और यूएसए। देखिए, क्वाड का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ही किया गया, और इसीलिए आइलैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस लेक्चर को अगर मैं और लेवल पे बताऊं, चाइना की सारी एक्टिविटी बताऊं तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, उसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पूरी इन डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि चाइना वो सारे काउंटर्स तैयार कर रहा है जहां जहां अमेरिका ने ऑलरेडी अपने बेस, मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, और इंडिया को इसी वजह से और चैलेंज है, क्योंकि यहाँ इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इंडिया को भी अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेटजीज को चेंज करनी पड़ेगी। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। 2014 में भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद भी क्वेश्चंस पूछे गए आपसे और पूछे जाते रहेंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या है कि इंडिया, ये है इंडिया, और ये आप देखिए कि इंडिया को किस तरीके से ग्वादर, माले, मालदीव, हम्बनटोटा, चिटगांव, ठीक है, और इसी तरीके से म्यांमार, कंबोडिया, ये अलग अलग जो पोर्ट हैं, चाइना यहाँ अपने अपने मिलिट्री बेस बना रहा है ऑलरेडी उसकी, ताकि वो फ्यूचर में कोई भी ऑपरेशंस यहाँ कर पाए। अब इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को सेफ रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? इंडियन नेवी के पास है। और इंडियन नेवी, अगर चाइना की प्रेजेंस होगी तो इंडियन नेवी स्मूथली वर्क नहीं कर सकती, वो कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेशन शो करते हैं। दूसरा, चाइना इंटरनेशनल लॉ को मानता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बार बार हम्बनटोटा पे उसका जो स्पाई शिप है वो बार बार आ रहा है, जो काफी एडवांस है। तो वो क्या कर रहा है कि वो इस एरिया के अंदर एक अल्टरनेट रूट निकालना चाह रहा है, जिससे कि वो इंडियन नेवी के रडार पे ना आए, इंडियन नेवी की नजरों में ना रहे, और वो अपने रास्ते को कंटिन्यू कर पाए। वो नहीं चाहता कि इंडियन नेवी उसको सर्विलांस करे, इंडियन नेवी को पता हो कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि ये एरिया इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपने इसकी देख ली, क्योंकि इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन का नाम भी है, दुनिया का इकलौता ओशियन जिसके नाम, कंट्री के नाम पे है। तो यहाँ इंडिया की इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपने देखी। ऐसे ही अगर आप बिजनेस ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो एक ह्यूज जो परसेंटेज है वो कवर करता है, और यहां से मेन रास्ता निकलता है। ये वाला एरिया जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहां एक अल्टरनेट रूट निकालने के बारे में बात चल रही थी। अब इसको कोरिलेट कर लीजिए यूएसए के साथ। देखिए दो कंसर्न्स आपको दिखेंगे, यूएसए और चाइना। बीच में आपको इंडिया। अब जो इंडिया है, इंडिया सुवर्जिन है और इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, ना ही वो प्रो यूएसए है और ना ही वो प्रो चाइना है। तो जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो कई बार किसी दूसरे की बातें ना मानने की वजह से भी हमारे ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होती है। और इसके अंदर जो मालदीव है, मालदीव एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इंडिया चाहता था, और इंडिया अभी भी प्रयास करेगा, ऐसा नहीं कि कोई चीजें खत्म हो जाती है, उस पर भी मैं आऊंगा। इंडिया अभी भी चाहेगा कि मालदीव से हमारे रिलेशंस रहें, भले वो प्रो चाइना रहे, लेकिन इंडिया से उसके रिलेशन जो है वो मेंटेन रहे। देखिए, इसके पहले भी मालदीव ने, जब प्रो चाइना इनकी सरकार थी, तो इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने कई तरीके के एक्शन लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। अब आप बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो चेंजेस हुए, ठीक है,
इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, एक तो यहाँ इंडिया का बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट है। इंडिया बहुत एग्रेसिवली चाइना की तरह कोई वर्क नहीं करता और ना ही वो यूएसए की तरह बहुत ज्यादा प्रॉक्सी वार के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बहुत अच्छे से यूज करता है और साथ में इकोनॉमिक पावर का बहुत अच्छा यूज करता है। और इसी इकोनॉमिक पावर की वजह से मालदीव बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं जाएगा। परेशानी होगी, जितनी स्मूथनेस वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, बट दिस इज अनदर थिंग। लेकिन एकदम वो अगेंस्ट नहीं हो पाएगा और कई ऐसी नीड्स हैं जो उसे इंडिया से लेनी पड़ेंगी, वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो जाने वाले हैं, थोड़े से चैलेंजेस जरूर होंगे, लेकिन फिर भी इंडिया के रिलेशन जो हैं वो एस्टेब्लिश रहने वाले हैं। अब इन्होंने कहा है कि इंडियन मिलिट्री के जो वहाँ आर्मी सोल्जर हैं उनको वहाँ से निकालेंगे, ये पॉसिबिलिटी है, इस तरीके के काम होंगे। क्योंकि इलेक्शन इसी के ऊपर लड़ा गया है, इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी इंडिया की अपनी जो डोमिनेशन है वो बनी रहेगी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।